आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे, शायद हमने इसको आप लोगों के लिए छोड़ भी दिया था, शायद हम भूल भी गए थे इसको पढ़ाना, फुलर का प्लान 1919, जो कि वास्तव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये दुर्भाग्य ही है कि हम इसको बताना भूल गए थे आपको। ठीक है, चलिए देखिए, प्लान 1919 के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो फुलर का जो स्ट्रेटजिक पैरालिसिस का जो सिद्धांत है, बिल्कुल उसी का एक विस्तृत और व्याख्यात्मक स्वरूप है प्लान 1919। आप देखेंगे जिस तरह हमने प्लान और स्ट्रैटेजिक पक्षाघात या स्ट्रेटजिक पैरालिसिस का सिद्धांत आपको हमने पढ़ाया है, आप देखेंगे उसी का एक कार्य रूप में परिवर्तन करना, बिल्कुल सेम उसी तरह से, बिल्कुल उसी का एक विस्तृत रूप है, विस्तारित रूप है, थोड़ा सा इसको और विस्तारित कर दिया गया है। वही चीज़ है विकलांगता के ऊपर, हाँ थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी लगभग वैसे ही है। हम लोग देखते हैं, देखिए प्लान 1919 के अंतर्गत फुलर ने यंत्रीकृत गतिशील टैंकों की भूमिका एवं महत्ता को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम वायुसेना के संरक्षण में टैंकों को तेज गति से शत्रु की सीमा में कुछ चुने हुए स्थलों में पर आगे बढ़ना चाहिए। चुने हुए स्थल कौन से हैं? जो कमजोर होंगे, उन्हीं कमजोर स्थलों से चूंकि आगे बढ़ना है, उन्हीं कमजोर स्थलों से घुसना है, उन्हीं चुने हुए स्थलों की ओर आगे बढ़ते हुए वहीं से होकर घुसना है। तो चुने हुए स्थलों में कौन से स्थल होंगे? कमजोर स्थल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़कर इस करना क्या है? मुख्यालय, परिवहन एवं संचार साधनों पर तेजी से प्रहार करना चाहिए। मुख्यालय, हेडक्वार्टर, जैसे आपको हमने उसमें भी बताया था, विकलांगता का सिद्धांत सॉरी वही है, पैरालिसिस या विकलांगता ही कह सकते हैं, जिसे पक्षाघात भी बोला जाता है। तो बस जैसे उसमें कहा था इन्होंने कि सीधे जो है किस पे आक्रमण करना है? मुख्यालय पे। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि आगे बढ़कर मुख्यालय पर, परिवहन यातायात की जो सुविधाएं होंगी और संचार के साधन जो भी होंगे, यानी संचार के साधन वही चीज़ें हैं जो एक यातायात हो सकता है, गतिशीलता का साधन हो सकता है, या सूचनाओं का साधन हो सकता है, संचार का जो भी साधन होगा, इन सब पर तेजी से प्रहार किया जाए ताकि ये सारी चीज़ें, मुख्यालय विकलांगता, मुख्यालय से मस्तिष्क नष्ट हो जाएगा, अब बाकी संचार साधनों से कोई कार्य इधर से उधर अगर तेजी से करना हुआ तो वो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। कोई सूचना तेजी से पहुंचाना है वो नहीं हो पाएगी, कहीं से कोई चीज़ की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो वही चीज़ है संचार साधन। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत फुलर चाहता था कि 20 मील अंदर तक घुसकर जर्मन कमान पद्धति को नष्ट कर दिया जाए। वैसे भी ये जर्मन कमान पद्धति सीधी सी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का पार्ट है। हालांकि प्लान 1919 इसको नाम दिया गया है, लेकिन इसी के अंतर्गत वो चाहता था कि 20 मील अंदर तक जर्मन सेना में घुसकर उसकी कमान कंट्रोल पद्धति, यानी वही चीज़ है, कंट्रोल कहाँ से होगा? मुख्यालय से। ठीक है, इसके तहत इन्होंने अग्रिम पंक्ति पर आक्रमण के स्थान पर उसके पृष्ठभाग के उस बिंदु पर आक्रमण करना चाहिए जहां से सेना को निर्देशन एवं आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। निर्देशन और आपूर्ति की व्यवस्था सबको मालूम है, मुख्यालय से की जाती है। इस कार्य में बहुत आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और इस कार्य में टैंकों को हवाई संरक्षण में पृष्ठभाग में ही जाना होगा। सीधी सी बात है कि टैंकों को बिल्कुल पहुंचते हुए पीछे, क्योंकि सेनाएं आगे बॉर्डर की ओर लड़ती हैं, बाकी उसका जो मुख्यालय होता है वो बॉर्डर पर लड़ती सेनाओं से कुछ पीछे की ओर मुख्यालय होता है। वहीं से उसका जो है मुख्यालय, चाहे अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, वहीं से उनको निर्देशन भी प्राप्त होता है, वहीं से उनको आपूर्ति भी प्राप्त होती है, वहीं से उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें उनको मिलती है। ठीक है, तो एक अस्थायी मुख्यालय हो सकता है वो, क्योंकि जहां पर युद्ध हो रहा है उसके पीछे पहुंचना है, यानी बॉर्डर यानी युद्ध बॉर्डर पे हो रहा है, तो उस युद्ध रेखा के पीछे, यानी सीमा रेखा के पीछे आपको पहुंचना है, वहां पहुंचना है जहां से अपनी सेनाओं को आपूर्ति भेजा जाता है, वहीं पे निर्देश दिया जाता है, लड़ने का तरीका बताया जाता है, कहाँ आक्रमण होना है, किस तरह होना है, क्या ज़रूरत की चीज़ है, वहाँ पे आक्रमण करने की बात इन्होंने कहा है। ठीक है, और हवाई संरक्षण में चूंकि हवाई से बमबारी करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है, क्योंकि हवाई जहाज बमबारी करते हुए सीधे मार्ग बनाते जाएंगे, जो प्रमुख स्थान है उनको ध्वस्त करते जाएंगे, और उन्हीं मार्गों से होकर टैंक आगे बढ़ते हुए सेना के पीछे मुख्यालय तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार की कार्यवाही का उद्देश्य शत्रु के नाड़ी मंडल को नष्ट करके उसकी जवाबी
सामरिक कार्यवाही को समाप्त कर देना था। इसी संबंध में जनरल फुलर ने कहा था कि प्रत्येक सेना में एक इच्छा, मित्रों एक प्रश्न जो है आपसे कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, यह कथन किसका है? प्रत्येक सेना में एक इच्छा तथा कई हजार शरीर होते हैं, ठीक है, और इसी इच्छा को नष्ट कर दिया जाए तो हजारों की संख्या में मौजूद सेना ही क्या कर सकती है? बिल्कुल वही चीज़ है मित्रों, जैसे हम दूसरों की चीज़ों को छीनने का प्रयास करते हैं और उसी चीज़ को छीनने के लिए उस पर हम आक्रमण करते हैं। अब यहाँ पर इच्छा हमारी है केवल उस चीज़ें छीनना है। अब उस चीज़ को छीनने के लिए कई शरीर जाते हैं और सबकी इच्छाएं एक होती हैं, केवल उन चीज़ को छीनना है या उस पर अधिकार करना है। अगर वही छीनने की इच्छा जो है वो नष्ट हो जाए, यानी जहाँ पे वो इच्छा प्रकट हुई है वही नष्ट हो जाए, तो सारी शरीर का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक सेना की एक इच्छा तथा कई हजार शरीर होते हैं। इच्छा मित्रों वही होता है किसी युद्ध में एक राष्ट्र द्वारा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना, ये इच्छा हो गई। अब बाकी शरीर, उसमें लाखों की संख्या में शरीर लगे हुए हैं केवल विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। हालांकि विजय प्राप्त का उद्देश्य जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध में उद्देश्य तो खैर दूसरा था युद्ध का, तो वही है कि चाहे उद्देश्य का जो भी कारण हो, विजय प्राप्त करना है, बदले की भावना से हो, जो भी हो, अपनी इच्छाओं को थोपना ही प्रमुख इच्छा होती है, ठीक है। हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, यही हमारी इच्छा है, और उसी इच्छा को पूरी करने के लिए ना जाने कितने सैनिक जो है अपने प्राण गंवाते हैं, सैनिक प्रयत्न करते हुए मारे जाते हैं, ठीक है। तो वही इच्छा जो है मुख्यालय उसको कहा गया है इन्होंने, क्योंकि मुख्यालय से ही जो है सारे निर्देश प्राप्त होते हैं कि सेना को कौन सी कार्यवाही करनी है, और वही इच्छा जहाँ पे प्रकट हुई है वही मुख्यालय जब नष्ट कर दिया जाए तो हजारों शरीरों की सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने कहा है फुलर ने। मित्रों इतना आप लोग ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। मात्र इतना चीज, क्या वो कितना चीज, ये इतना चीज, ठीक है। अब वो सेना क्या कर सकती है बताइए, जब इच्छा ही नष्ट हो गई। जैसे कहते हैं ना, जिस व्यक्ति की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं वो हाथ पांव मारना, कोई कार्य करना कोई मतलब नहीं होता। भाई इच्छाएं हैं, हमको पैसे कमाना है, दौलत कमाना है, हमको बड़ी पोस्ट पे प्राप्त करना है, हमें बहुत सारा कार्य करना है, तो उस व्यक्ति के अंदर जब इच्छा भरी है तो वही पूरा हाथ पांव मारता है, ठीक है। उस हाथ पांव को मारने में वैध अवैध कितने तरीके अपनाता है अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो सिर्फ वो जानता है। अब वही इच्छा जब समाप्त हो जाएगी कि हमको किसी को जीतना ही नहीं है, खुद शांति से रहना है, शांति से रहने देना है, जब वही चीज मन में घुस गया तो हाथ पांव मारना बंद कर देता है, बस जरूरत से ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो वही स्थिति इन्होंने कहा है कि इच्छा मुख्यालय, इच्छा जो है मुख्यालय से पैदा होती है, और उसी मुख्यालय को नष्ट कर दिया जाए तो सारे शरीर अपने आप नष्ट हो जाएंगे या शरीर बेकाम हो जाएंगे, ठीक है। आगे ये कहा है फुलर के अनुसार युद्ध का लक्ष्य शत्रु का नैतिक पतन होना चाहिए, ना कि उसका संपूर्ण विनाश। नैतिक पतन का मतलब यहाँ पर है कि शत्रु के लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाए, शत्रु लड़ने लायक ना बचे, यही उसका नैतिक पतन है। उसके विनाश की जरूरत नहीं है, शारीरिक विनाश, बहुत खून खराबे की जरूरत नहीं है, केवल नैतिक पतन अर्थात उसकी लड़ने की इच्छा समाप्त हो जाए या उसका मनोबल गिर जाए, वो लड़ ना सके। भाई मुख्यालय नष्ट हो जाएगा तो निर्देशन प्राप्त नहीं होगा, निर्देशन नहीं प्राप्त होगा उसके बाद उनको जरूरत की चीजें नहीं प्राप्त होगी, तो सीधी सी बात है कि सैनिक किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। जब किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे तो समझ लीजिए वो किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे, लड़ने की क्षमता खत्म हो गई उनकी। और प्लान 1919 में ही फुलर ने समरतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समरतंत्र रण क्षेत्र में गतिशील सैनिकों के प्रयोग की कला है। मित्रों ये कोई नई चीज नहीं है, परिभाषा सेम है। युद्ध के मैदान में, युद्ध के शुरुआत होने से लेकर युद्ध के परिणाम तक जो भी गतिविधियां अपनाई जाती हैं सैनिकों के द्वारा, कमांडरों के द्वारा, वही सब समरतंत्र होता है, ठीक है। टैंकों के विकास के परिणाम स्वरूप समरतंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। रण क्षेत्र में मानव शक्ति के स्थान पर यांत्रिक शक्ति के विकास से शक्ति एवं गतिशीलता कई गुना बढ़ गई। मित्रों जैसे पहले घुड़सवार सैनिक होते थे, लाखों में हजारों में होते थे,
तो अब जो है घुड़सवारों का स्थान जैसे इन्होंने कहा टैंक ले लेंगे, वास्तव में टैंक ले चुके हैं। और वही एक टैंक जिस पे मुश्किल से 4-6 सैनिक बैठते हैं, आप देखेंगे उसका प्रयोग जब होता है तो सीधे सामने तबाही ही तबाही नजर आती है। आग उगलते हुए आगे बढ़ते हैं, सामने ना जाने कितने गांव शहर जलकर राख हो जाते हैं टैंकों की फायर से। ठीक है, तो वही है कि मानवों की संख्या ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो यंत्र हैं युद्ध के, उस यंत्र की विनाशक क्षमता काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, गति भी वही है। घुड़सवार घोड़े जो है गतिशील होते थे, टैंक भी उससे कम गतिशील नहीं है। ठीक है, और टैंकों में लगी लोहे की प्लेटों से सैनिकों को शत्रु के मशीन गनों एवं राइफलों से सुरक्षा प्राप्त हुई। भाई जो ऊपर कवच, जिसे हम लोग टैंकों को ही कवचित कोर कहते हैं, कवचित सेना कहते हैं, तो वही कवच जो है दुश्मन के मशीन गनों यहाँ तक कि तोपों से भी जो है वो मदद करती है। तोप जो है टैंकों को पार नहीं कर पाते, टैंकों के उस कवच को भेद नहीं पाते, जबकि इसीलिए टैंकों जो विशेष कवच टैंक होते हैं उनके लिए प्रक्षेपास्त्र, जैसे भारत का प्रक्षेपास्त्र हो गया नाग, टैंकों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो अस्त्र शस्त्र सैनिकों को घोड़े पर लाद कर पहुंचाए जाते थे, अब उसे टैंकों पर लाद कर ले जाने से आक्रमण शक्ति में वृद्धि हुई, आक्रामक शक्ति में वृद्धि हुई, और टैंकों से तीव्र आक्रमण से शत्रु को ध्वस्त करने में आसानी हुई। इस प्रकार प्लान 1919 की योजना में फुलर ने कवचित टैंकों के संबंध में जो विचार व्यक्त किया, उससे समरतंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मित्रों, देखा जाए तो 1919 की जो योजना है फुलर की, बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस का ही विस्तृत रूप है या कार्य रूप है। ठीक है, इसमें एक कथन आपको इसमें जो है प्रमुख है, जो मानते हैं ना कि एक सेना की क्या बोले हैं, रुको हम देख बाले, प्रत्येक सेना में एक इच्छा तथा कई हजार शरीर होते हैं, सबकी इच्छाएं एक होती हैं, विजय प्राप्त करना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है मित्रों, आगे इसमें हम एक चीज आपको और पढ़ा देते हैं, शायद हम भी ये चीज भूल गए थे। चलिए आज इसको भी खत्म कर देते हैं। फुलर और हार्ड की तुलना, कभी उनके विचारों की तुलना आ जाए, चाहे जो आ जाए, आपका उत्तर यही होगा, क्योंकि दोनों में क्या अंतर था। लगभग देखा जाए तो दोनों ही यंत्रीकरण युद्ध कला के विचारक थे। देख सकते हैं इसमें पार्ट में, दोनों विचारक गुरु एवं शिष्य के समान थे। दोनों विचारक गुरु एवं शिष्य के समान थे। गुरु उसमें जनरल फुलर थे और शिष्य कौन थे, लिटिल हार्ट। और दोनों ही खाइयों एवं कटीले तारों के अवरोधों को तोड़ने हेतु कवचित टैंकों के प्रयोग का समर्थन करते हैं। फुलर स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस तथा हार्ड अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी को प्रस्तावित करते हैं। मित्रों, यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछ सकते हैं, अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग सिद्धांत, दोनों ने ही उन जो है क्या बोलते हैं खाई युद्ध को ही तोड़ने के लिए दोनों ने टैंकों के प्रयोग की बात कही, और दोनों का सिद्धांत अलग अलग है, एक स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस और दूसरे का अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और दोनों ही विचारक गतिशील युद्ध कर्म के द्वारा अप्रत्यक्ष उपायों से दुश्मन का मानसिक विघटन करने के पक्ष में रहे हैं, मनोबल को नष्ट करना है ना। दोनों ही चाहते हैं कि मुख्यालय को नष्ट किया जाए, अप्रत्यक्ष पैरालिसिस के द्वारा मुख्यालय को नष्ट कर दिया जाए, अप्रत्यक्ष उपायों के द्वारा जो है शत्रु के युद्ध में पहुंचने के पहले या शत्रु पर आप प्रत्यक्ष आक्रमण के स्थान पर अप्रत्यक्ष आक्रमण, चलते शत्रुओं पे आक्रमण करना, उनके जो है वो क्या बोलते हैं जनसंख्या के केंद्रों पर, मुख्यालयों पर, और जो है अनाज भंडारों पर, हथियार गोदामों पर, औद्योगिक संस्थाओं पर, हर स्थानों पर आक्रमण करते हुए नष्ट करना उनको। एक प्रकार से मानसिक विघटन के पक्ष में दोनों रहे हैं। ठीक है, हार्ड तीव्रगामी टैंकों को अधिक महत्व देते थे, जबकि फुलर मध्यम गति वाले टैंकों लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रयोग चलने वाले के प्रयोग की बात करते हैं। इसमें जहाँ तक हार्ड चूंकि विस्तारित प्रवाह आक्रमण इन्होंने कहा है, अब विस्तारित प्रवाह आक्रमण में चूंकि तेजी से आक्रमण, मूसलाधार आक्रमण करते हुए आगे बढ़ना था, ताकि शत्रु के रिजर्व या अन्य शत्रु की सेनाएं उनकी मदद न करने पाए, इसीलिए ये हार्ड जो थे, लिटिल हार्ड, हार्ड का मतलब लिटिल हार्ड बच्चों, ठीक है, लिटिल हार्ड जो है ये तीव्रगामी टैंकों को महत्व देते थे, जबकि फुलर का मतलब यही था कि केन प्रकारेण मध्यम गति से
मध्यम गति वाले टैंकों का प्रयोग करते हुए उनके जो है क्या बोलते हैं मुख्यालय को नष्ट कर दिया जाए, इच्छा को नष्ट किया जाए। और हार्ड जो है पैदल सेना को कुछ आक्रामक भूमिका भी देते हैं, जबकि फुलर जो है मात्र सुरक्षात्मक भूमिका प्रदान करते हैं किसको, पैदल सेना को। हार्ड का विचार है कि पैदल सेना युद्ध के समय विस्तारित प्रवाह या आक्रमण में उनके साथ में कवचित दल के रूप में रहेगी, बाद में कुछ और कार्य करेगी, जबकि फुलर का मतलब यही होता है कि जब क्या बोलते हैं टैंक जो है बमबारी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो बाकी और पैदल सेना उन क्षेत्रों पर, विजित क्षेत्रों पर अधिकार करेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। अगला, हार्ड फुलर की तुलना में वायुयानों को अधिक महत्व देते हैं। हार्ड टैंकों की गतिशीलता पर बल देते हैं तो फुलर टैंकों के वैज्ञानिक तकनीकी पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हार्ड कवचित टैंकों को आक्रमण के साथ सुरक्षा हेतु प्रयोग करने की बात करते हैं तो फुलर टैंकों को मात्र संग्राम तक ही सीमित कर देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको जरूर समझ में आया होगा। ताकि पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।